नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 73 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है कर्ल एंड डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तो पहली बार है नहीं कि हम किसी एक फील्ड के कर्ल और डाइवर्जेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हम एक टाइप के फील्ड के कर्ल और डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उस फील्ड का नाम क्या था? उस फील्ड का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने क्या किया था। या हम बोल सकते हैं कि कर्ल और डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कर्ल और डाइवर्जेंस, कर्ल एंड डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहले हिंट डालो, क्या कॉपी पेन निकालो फटाफट रोज की तरह और हिंट डालो क्या, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्ल और डाइवर्जेंस की बात कर लेते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखो क्या, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर पहले डाइवर्जेंस लिखें तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखो। क्या लिखो? डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैं नॉट मैग्नेटिक फील्ड, किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत रिकैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है? किसी एक चार्ज का होता है। अज्यूम कर लो कि यहां मेरे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है। क्या है? कोई एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे दिखाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखाते हैं। और हमने पढ़ा हुआ है, अगर मैं किसी एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की बात करूं तब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कुछ ऐसी होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज से इस तरीके से क्या होती है, बाहर निकलती है। क्या होती है? इस तरीके से बाहर निकलते। होता है नहीं होता है ऐसा? आंसर है हाँ जी, होता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का इसका हमें फील्ड देखने को मिलता है। तो यहीं से आप बता सकते हो क्या इसका जो फील्ड है उसका नेचर डाइवर्जिव है या नहीं। यहां पर डाइवर्जेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? आंसर है हाँ जी, हो रहा है। जो मेरे पास फील्ड है वो डाइवर्ज करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आंसर है हाँ जी, दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका डाइवर्जेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा। होगा नहीं होगा? आंसर है हाँ जी, होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या होता है? नॉन जीरो होता है। और वो कितना होता है? हमने कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, दैट इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। होता है नहीं होता है? आंसर है हाँ जी, होता है। तो दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ अवर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर रो क्या होता है हमारे पास? चार्ज डेंसिटी होती है और एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। ई क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ अब बात करते हैं किसकी? कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ना अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, क्या यहां पर कुछ चीजें कर्ल होती हुई दिखाई दे रही हैं? क्या यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे रोटेशनल मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर उसमें कुछ रोटेशन की प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि कर्ल का मतलब ही क्या होता है? कर्ल किसको दिखाता है? किसी भी एक वेक्टर की रोटेशनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी को दिखाता है। जब हमने कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड पढ़ा था तो वहां पर हमने जब फिजिकल मीनिंग की हमने बात की थी तो हमने यहां पर पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का या फिर वेक्टर फील्ड का जो कर्ल होता है वो किसको दिखाता है? उस फील्ड से रिलेटेड रोटेशनल प्रॉपर्टी को या फिर उस फील्ड की रोटेशनल प्रॉपर्टी को दिखाता है। अब इस फील्ड को ध्यान से देखो, इस पॉइंट चार्ज के फील्ड को ध्यान से देखो, क्या यहां पर आपको ये फील्ड के अंदर कोई रोटेशनल प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है? आंसर है मुझे कोई भी रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं दिखाई दे रही है। यहां पर सिर्फ क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस हो रहा है। तो यानी इस टाइप के फील्ड का, यहां बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल कितना होता है? जीरो होता है। तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हमारे पास? एंड जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, ये हमने जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने इसको क्या किया था? प्रूव भी किया था। लेकिन हम यहां पर अभी सीधे इस डायग्राम की हेल्प से एनालिसिस करके यहां पर क्या लिख देंगे? कर्ल ऑफ ई कितना होता है? जीरो होता है। हाँ, कितना होता है? जीरो होता है। तो दो चीजें पता चली यहां पर कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। नाउ अब बारी किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी बी, जो बी का कर्ल और डाइवर्जेंस होता है वो कितना होता है? नाउ अवर एम टू फाइंड, तो यहां पर ऐसे हैशटैग बना के लिखेंगे, नाउ अवर एम टू फाइंड कर्ल एंड डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल एंड डाइवर्जेंस हमें क्या करना है? फाइंड करना है। जैसे कि हमने यहां पर क्या लिया था? एक सिंपलेस्ट केस लिया था, एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे।
उसी तरीके से जब हम मैग्नेटिक फील्ड के कर्ल और डाइवर्जेंस को फाइंड करना चाहेंगे तो एक सिंपलेस्ट केस लेते हैं, और सिंपलेस्ट केस क्या हो सकता है, एक वायर, एक करंट कैरिंग वायर, एक इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ले लो, या बोल सकते हैं एक वेरी वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ले लो, और वो करंट कैरिंग वायर किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और उसके चारों ओर कुछ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल और डाइवर्जेंस हम क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे, और जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, मतलब कर्ल निकालने का जो आंसर निकल के आएगा। ठीक, ओके, नाउ फॉर दिस, तो यहां पर लिख के चलो, नाउ फॉर दिस let me take a simplest example a simplest example of infinitely long current carrying wire, ठीक है, हैविंग करंट आई, जिसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, हैविंग करंट आई, जिसमें कितनी करंट है, आई करंट है। ओके, तो इधर बनाएं एक बार, तो मिटाना पड़ेगा इधर। ओके, देखो, अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, एक इनफाइनेटली लॉन्ग यहाँ पर करंट कैरिंग वायर है या नहीं है, इस तरीके से। ओके, और इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है। कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट। अगर मैं इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, किसकी बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अगर मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाना चाहूं तो मेरे पास एक वायर होगा यार एक मिनट, ठीक है, ये है, इसको सीधा बना सकता हूं मैं भी, एक मिनट। हाँ, ओके, चलो ये देखो, ये वायर है, और इस वायर के कारण इसमें कहाँ की करंट फ्लो कर रही है, ऊपर की ओर क्या जा रही है, करंट जा रही है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, हमने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा, किसकी हेल्प से पढ़ा था, बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से पढ़ा हुआ था। हमने ये पढ़ा था, अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहूँ, माना मुझे इस पॉइंट पर, ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, कैसे निकालूंगा, राइट हैंड रूल से निकालूंगा। तो दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जिस डायरेक्शन में हमारी अंगुलियां कर्ल करेंगी वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां की ओर है, इधर की ओर है। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां की ओर होगी, अगर इधर की ओर होगी, यहां पर इधर की ओर, 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 यानी इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या बना रहा है, इस टाइप से क्लोज लूप बना रहा है। कैसी लूप बना रहा है, क्लोज लूप बना रहा है, इनसे गोल करके घूम रहा है इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात, यानी इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है, किस तरीके का, इस तरीके का, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं दिखाना चाहूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाना चाहूं, तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी। ठीक है, जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट चार्ज के कारण ऐसी आ रखी है, तो यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा हूं तो कैसी आएंगी, वो इसकी तरह आएंगी, गोल आएंगी यूं करके, यानी इसके चारों ओर इस तरीके से घूमेंगी। तो यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाऊं तो मुझे कुछ इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर देखने को मिलेंगी। तो बनाऊं, देखो ये, तो दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड दिस वायर, जो कि इस तरीके से है, ऐसे घूम रही है। ठीक है, अब देखो एक और बनाऊं मैं इसके बाहर, वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात, ऐसे। एक और बनाऊं इसके बाहर, ठीक है, ये ओके। तो ये क्या हो गया, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो इस तरीके से क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर। देखो इसी को मैं ऐसे ही बना सकता हूं, कैसे, इधर देखो, अगर मैं ये बोलूं कि हमारा जो वायर है अभी ऐसे आपकी ओर है, कैसे, इस तरीके से, अभी वायर कैसे है, आपकी ओर है, और आपको वायर का सिर्फ ये वाला टिप दिखाई दे रहा है। कौन सा टिप, जो ये सामने वाला है, तो ये क्या है, आपका वायर है जो कि आपकी ओर ऐसे दिख रहा है। तो ये जो छल्ले हैं गोल गोल, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो कैसी देखने को मिलेगी, अब हमको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। ये फर्स्ट वाली लाइन होगी, ये वाली, ये जो गोला है ये हो गया, और ये आपका वायर है जो कहां की ओर है, आपकी ओर, इस तरीके से है। ओके, और इस तरीके से हो गया ये, और ये फिर ऐसे, एंड जो थर्ड वाला आएगा फिर इसके बाहर से आ जाएगा यूं करके। ओके,
नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग वायर। ना अब यहां से आप क्लियरली बोल सकते हो कि यहां पर कुछ न कुछ तो क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। यानी यहां से एक स्टेटमेंट आप पास कर सकते हो इन दो डायग्राम को देखकर। दोनों डायग्राम क्या है, सेम है, लेकिन बनाने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो इन दो डायग्राम से आप एक कमेंट कर सकते हो कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो। कैसा होता है, नॉन जीरो होता है, जबकि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो और कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉन जीरो होता है। तो फ्रॉम अवर डिस्कशन, ये जो डिस्कशन किया हमने, वी कैन कंक्लूड दैट, तो इसे हैशटैग बना के लिखो, यहां पर लिखो फ्रॉम अवर above diagram we can say that curl of magnetic field is non-zero. Magnetic field which is B is non-zero. कैसा होता है ये, नॉन जीरो होता है। इफ इट इज नॉन जीरो, नाउ वी वांट टू फाइंड व्हाट विल वेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ल ऑफ बी क्या होता है, नॉन जीरो होता है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड कर्ल ऑफ बी। नाउ वी हैव टू फाइंड, या फिर वी वांट टू फाइंड कर्ल ऑफ बी। कहां गया डस्टर, इधर है, तो लिख के चलो, नाउ वी वांट टू फाइंड कर्ल ऑफ बी। ठीक है, सब इस थ्योरी लिखते चलना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाद में अगर खाली सीधे पढ़ लोगे तो समझ नहीं आएगा। नाउ वी वांट टू फाइंड कर्ल ऑफ बी। जो कर्ल ऑफ बी होगा वो क्या होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड होगा। तो लेट्स डू इट, ओके। तो अगेन अज्यूम करो कि वायर का एक केस लेके चलें और वहीं से निकाल देंगे। देखो कैसे निकालेंगे। तो लेट अस assume a current carrying wire of infinite length having current I, किसमें कितनी करंट है, उसमें I करंट है। एंड लेट B will be magnetic field of this wire, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B है। B विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वायर, ठीक। तो इस तरीके से मेरे पास क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है यूं करके, ओके, और जिसमें I करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, और इसके दोनों ओर किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, B से रिप्रेजेंट कर रखा है। एंड दैट इज, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, वी ऑल नो दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू 0 I अपॉन 4 पाई S, ठीक है। ये इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ये कहां से आया हमारे पास, बायोट-सावर्ट लॉ से, हमने पहले ये पढ़ा हुआ है, ओके। नाउ लेट मी डू सम कैलकुलेशन, सम मैथमेटिक्स, या फिर सम इंटीग्रेशन। लेट मी डू सम इंटीग्रेशन, कुछ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ओके। इंटीग्रेट, तो एक अज्यूम करो यहां पर कि मेरे पास क्या है, एक कर्व है, ठीक है। और कैसा कर्व है, सर्कुलर कर्व, ध्यान सुनना बात को, ओके। एक यहां पर क्या अज्यूम कर रहे हैं हम, सर्कुलर कर्व अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, या सर्कुलर पाथ अज्यूम कर रहे हैं। तो दिस इज माई सर्कुलर पाथ, ठीक है, दिस इज माई ए सर्कुलर पाथ। ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, या फिर बोल सकते हैं इस सर्कुलर पाथ के सेंटर से वायर जा रहा है, ऐसा हमने अज्यूम किया, ठीक है। तो वो इस तरीके का है मेरे पास कि ये मेरा वायर है,
और ये मैंने सर्कुलर पाथ अज्यूम कर रखा है, बिकॉज अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूंगा यहां पर, तो मैं यहां पर इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूं, और लाइन इंटीग्रेशन क्या होगा, किसी एक पाथ के अलोंग करना पड़ेगा मेरे को। तो ये मैंने पाथ अज्यूम कर लिया कि दिस इज माई पाथ, ये क्या है, मेरा पाथ है। तो ये पाथ कुछ ऐसा है कि ये मेरा वायर है और इस पाथ के सेंटर से वायर यूं जा रहा है और ये मेरा सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है। और उसमें रेडियस है वो अज्यूम कर ली कितनी है, एस है। तो ये रेडियस है जो यहां से यहां तक, दैट इज एस, ठीक है, एस विच इज ये यहां पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, ऑब्वियस सी बात है। ओके, समझ में आई बात इतनी। ओके, नाउ अब इस पाथ में मैं अज्यूम कर लो कैसे घूम रहा हूं, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, और मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस पाथ के अलोंग, अब एक कैसा पाथ है, एक क्लोज पाथ है। ये जो पाथ मैंने यहां बनाया है ये कैसा पाथ है, एक क्लोज पाथ है। तो इस क्लोज पाथ में जो लाइन इंटीग्रेशन होगा वो भी कैसा होगा, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन होगा। होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। और थोड़ा और अच्छा बोलना चाहते हो, ऐसा अज्यूम करो कि इस पाथ को एक नाम दे दो, लेट अस से दिस पाथ इज सी। इस पाथ को हमने क्या बोल दिया, सी बोल दिया, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, तो लेट मी डू सम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट, या बोल सकते हैं फाइंड लाइन इंटीग्रेशन, फाइंड लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी along a closed path, closed circular path, closed circular path C, जिसको हमने C से रिप्रेजेंट किया है, having radius R, सॉरी S, having radius S and centered on the axis of wire, on the axis of wire, ठीक है। उसका सेंटर किसमें, किसकी एक्सेस में, वायर की एक्सेस पे है, ठीक है, क्लियर है बात। तो अगर मैं यहां पर क्लोज, तो कैसा इंटीग्रेशन आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन अलोंग ए कर्व सी, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट कितना आ जाएगा, डी एल आ जाएगा, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, ओके ओके। तो लाइन इंटीग्रेशन दिस थिंग, तो इतना है। नाउ ये किसके बराबर होगा, देखो ध्यान से देखो। अब यहां पर अगर मैं बात करूं किस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करूं, तो जो बी और डीएल है बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। देखो अगर मैं यहां, ये बी है, ये मैग्नेटिक फील्ड के कर्व में है, और ये पाथ है, ये दोनों अलग चीज है, ये अलग है और ये पाथ अलग है, ठीक है, तभी मैंने यहां पर बना रखा है। अब देखो ये मान लिया ये है, ये यहां से एस डिस्टेंस पर है, तो इस एस डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। तो यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां की ओर है, इधर की ओर है। और अगर मैं यहां पर, ये पाथ है मेरा, ये फील्ड लाइन है, और ये क्या है, पाथ है। अगर हम पाथ की बात करूं, तो अगर मैं अज्यूम करूं यहां पर छोटा सा पाथ, लेंथ हमने डीएल अज्यूम कर लिया, तो दिस डीएल इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, यानी जो बी और डीएल है दोनों के एंगल कितना है, यहां पर 0 है। तो सिंस यहां पर क्या आ जाएगा, देखो, तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन बी डीएल, कितना आ जाएगा, सॉरी देखो दोनों का एंगल कितना है, 0 है, इसका मतलब कितना आ जाएगा, सिंपल है, बी इंटू डी एल इंटू कितना हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, सिंस जो मेरे पास बी वेक्टर है वो क्या है, पैरेलल टू डी एल वेक्टर है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। ओके, अगर इतना है, अब देखो, तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज इंटीग्रेशन, नाउ बी कितना होता है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होता है, इतना है, एट एस डिस्टेंस ड्यू टू दिस वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होता है, इतना होता है। दिस इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एस एंड इनटू कितना आया, डीएल आया, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। ओके, नाउ यहां पर देखो, जो 2 है, म्यू 0 है, आई है, 2 पाई एस है, वो सब क्या है, एज ए कांस्टेंट है, उनको बाहर ले लो फिर इंटीग्रेशन से, बिकॉज यहां इंटीग्रेशन डीएल के रिस्पेक्ट में, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट होंगी, तो दिस विल बी इक्वल टू, अब इसे मिटा दूं मैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए कर्व सी, तो कितना आया ये, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू 0 आई अपॉन दिस वन इज 4 पाई एस एंड इंटीग्रेशन कितना आ गया ये, इंटीग्रेशन डीएल आ गया। अब देखो डीएल का मतलब ये पूरा पाथ लेंथ, तो पूरी पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, ये
सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या होगा, ये पूरा पाथ लेंथ एंड दिस टोटल पाथ लेंथ विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ आवर पाथ एंड दिस सर्कमफ्रेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई एस। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 2 म्यू 0 आई और अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई एस और इंटू कितना आ गया ये 2 पाई एस आ गया। देखो पाई एस से ये पाई एस कैंसिल हुआ, इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आ गया ये म्यू 0 आई आ गया। कितना आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 आई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along ए क्लोज कर्व सी इज इक्वल टू कितना होता है, इतना होता है। ओके नाउ अब इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। देखो पहली बात तो यहां से ये समझ में आ रही है हमको कि जो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है along ए क्लोज कर्व सी इज डज नॉट डिपेंड अपॉन एस, यानी जिस कर्व के अलॉन्ग हमने क्या कर रखा है, इसका हमने लाइन इंटीग्रेशन कर रखा है, उसकी रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये कर्व सी के अलॉन्ग है, ठीक है, इस कर्व सी की रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, एक पॉइंट ऐसे लिख के चलो कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी along C या फिर along क्लोज कर्व C is independent from S। S से क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं जो मेरा कर्व है उसको मैं ऐसा भी लेता, यहां लेता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आंसर कितना आता, इतना ही आता। या बोल सकते हो अगर मैं यहां पर जो कर्व है, जो मेरा पाथ है, उसको मैं ये लेता, अगर मैं इस पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रेशन निकालता, तब भी आंसर मेरा क्या आता, यही आता। यानी ये किससे इंडिपेंडेंट है, जो एस है, यानी यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। क्लियर है इतनी बात? ओके नाउ अब क्वेश्चन ये है, इसको बताओ फिर ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, जो ये लाइन इंटीग्रेशन है वो किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, एक तो बी पर डिपेंड कर रहा है और ये डीएस पर, डीएल के इंटीग्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। देखो जैसे जैसे मैं बाहर की ओर जा रहा हूं, जो बी है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कैसे, 1 ओवर एस की तरफ डिक्रीज कर रहा है। और जो मेरे पास डीएल है वो क्या कर रहा है, एस के साथ इंक्रीज कर रहा है। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? ध्यान से देखो, जिस रेट से हमारा ये जो लाइन इंटीग्रेशन है वो एस के साथ डिक्रीज कर रहा है। देखो 1 ओवर एस के इनवर्सली, सॉरी 1 ओवर एस के प्रोपोर्शनल और एस के प्रोपोर्शनल है, यानी बोलते हैं एस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एस के प्रोपोर्शनल, दोनों चीजें हैं। देखो यहां एस है, यहां भी एस है। कहने का मतलब यह है कि जिस रेट से वो डिक्रीज हो रहा है उसी रेट से वो क्या हो रहा है, सर्कमफ्रेंस इंक्रीज हो रहा है। या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं कि जिस रेट से हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है उसी रेट से हमारा सर्कमफ्रेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो नेट इफेक्ट है एस का वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और यही रीजन है कि जो मेरे पास लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, एस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है इतनी बात? ओके नाउ अगला देखो, यहां पर अगला चीज आ जाएगा कि जो ये लाइन इंटीग्रेशन है ये एक्चुअल में इसके शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है। जरूरी नहीं है कि जो इसका शेप है वो कैसा हो, सर्कुलर ही हो। उसने कैसा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्लोज होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी along क्लोज कर्व C is does not depends upon shape of ring। जो रिंग का शेप है उस पर डिपेंड नहीं करता है। या फिर शेप ऑफ पाथ, या लूप बोल दो, पाथ बोल दो, लूप बोलो या फिर पाथ बोलो, हाँ लूप या पाथ कुछ भी बोल दो, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर ये एस ऐसे सर्कुलर न लेकर कोई भी एक आर्बिट्री शेप ले लेता, लेकिन उसमें कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि हम क्लोज कर्व के अलॉन्ग क्या निकालना चाहते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहते हैं। ओके, कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि मेरा क्या है, ये करंट कैरिंग वायर है यूं करके,
ओके, जिसमें आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। और इस केस में हमारा जो कर्व है वो कुछ ऐसा है, देखो सर्कुलर तो बिल्कुल नहीं है, तो कोई भी एक आर्बिट्री शेप है। ओके, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस पाथ के अलोंग, ये जो मेरे पास क्लोज कर्व है या उससे क्लोज पाथ है, इस पाथ के अलोंग बी डॉट डीएल निकालना चाह रहा हूं, इंटीग्रेशन निकालना चाह रहा हूं। देखो कैसे निकालोगे, अगर मैं यहां पर किसका यूज करूंगा, देखो अब कोई भी आर्बिट्री शेप है तो किसका यूज करना पसंद करेंगे हम, दैट इज मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। देखो कैसे, अज्यूम करो कि हमारे कोई एक पॉइंट है और यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट की, लेट अस से दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक एस है। ओके, मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है। अब किसका यूज करूंगा, यहां पर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करूंगा। अब देखो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं बात करूं तो इसको प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, इसका प्रूफ देखो, या फिर ऐसे लिखो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे यहां पर बोल्ड पॉइंट बना के लिखो, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो मेरे पास dl होता है वो क्या होता है एक्चुअल में, दिस dl इज इक्वल टू dl अलोंग एस कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा dl फाई अलोंग फाई कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा dl z इंटू अलोंग जेड कैप डायरेक्शन। तो यहाँ से मेरे पास dl इक्वल टू ये क्या, इसके जो कितना आता है ds एस कैप, फिर प्लस dl फाई कितना होता है एस डी फाई कैप, और dl z कितना होता है dz इंटू जेड कैप के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले ही। नाउ अगर सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसके नीचे डायग्राम बनाना, ये वाला, ठीक है, ये डायग्राम बनाना, और यहां पर कहना दिस इज अलोंग जेड एक्सिस। मान लिया ये जो वायर है किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है। अगर वायर हमारा जेड एक्सिस के अलोंग है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा, अंदर की ओर होगा। और यहां पर ये जो डायरेक्शन है ऐसे वाली, तो दिस डायरेक्शन इज फाई कैप डायरेक्शन इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो एंड मैग्नेटिक फील्ड इसके नीचे लिखना, फिर डायग्राम बनाना, तो एंड मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके नीचे लिखना एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, बी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ म्यू जीरो आई अपॉन कितना आया ये 4 पाई एस आया, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी फाई कैप डायरेक्शन हो जाएगी। नाउ अगर मैं इंटीग्रेशन फाइंड करूं, नाउ क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल अगर मैं फाइंड करना चाहूँ अलोंग दिस क्लोज कर्व सी, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जो b है उसका जो कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज 2 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एस, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा फाई कैप, फिर डॉट क्या आ जाएगा, ये डीएल की जगह पूरी चीज आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो दिस इज डी एस कैप, फिर प्लस मैं यहाँ पे एस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो रहा है, मतलब गलत क्या हो रहा है, गलत जगह लिख रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, तो s इंटू डी फाई इंटू फाई कैप, फिर कितना आ गया यहाँ पर ये डी जेड, और इंटू कितना आ गया ये जेड कैप आ गया, एंड दिस इज क्लोज्ड। ये क्या हो गया मेरा, बंद हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो डॉट प्रोडक्ट है, तो इन दो के साथ तो जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ किसके साथ, फाई के साथ। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, दिस इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, देखो ये चीज एक मिनट अभी नहीं, तो दिस इज सॉरी ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन कितना आया ये 4 पाई एस आया, एंड इसके साथ इंटीग्रेशन सॉरी डॉट प्रोडक्ट हुआ, तो दिस इज एस डी फाई बचा इधर पर, और फाई का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो इस एस से ये एस उड़ गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, फाई की लिमिट 0 से कहाँ जाएगी 2 पाई आ जाएगी। तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आ गया ये, दिस इज ट्वाइस ऑफ म्यू जीरो आई अपॉन कितना आया 4 पाई आया, और इंटीग्रेशन दिस इज डी फाई लिमिट फ्रॉम 0 से कितना आ गया ये 2 पाई आ गया। तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, दिस वन इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू जीरो आई, और अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई आ गया, और डी फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा 5 होगा, लिमिट पुट करोगे कितना आ जाएगा ये 2 पाई आ जाएगा। देखो ये 4 हुआ, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आ गया ये म्यू जीरो आई आ गया, कितना आ गया बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई।
यानी क्या आया, वही चीज आया जो हमने क्या अज्यूम करके निकाला था, सर्कुलर लूप अज्यूम करके निकाला था। यानी यहां पर जो लूप है उसका शेप डिपेंड नहीं करता है, उसके शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा शेप कैसा भी हो सकता है। हमने यहाँ पर आधा तिरछा शेप लिया और वहां से भी क्या आया, आंसर हमारा वही आया जो हमारा क्या लेने के बाद आया था, सर्कुलर लूप लेने के बाद आया था। ये बात क्लियर होगी आपको आप? ओके, नाउ यहां से एक और कॉन्सेप्ट यहां पर जोड़ सकते हैं हम। अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर मैं एक बार नहीं घूम रहा हूं, हमारी लूप 2 बार घूम रही है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ऐसा केस कंडीशन कुछ ऐसी है, देखो कंडीशन कुछ ऐसी है, इफ अवर लूप इज रिपीट ट्वाइस, ठीक है, ओके, ये समझ में आया ना, 2 पॉइंट हो गए, इसमें थर्ड एरो लगाओ, इफ अवर लूप इज रिपीटेड ट्वाइस, 2 बार ऐसे रिपीट कर रखी है। कहने का मतलब यह है कि लूप कुछ ऐसी है, अभी ये मेरे पास वायर है यूं करके और इसमें इस तरीके से आई करंट फ्लो कर रही है और यहां से एस डिस्टेंस पर लूप अभी ऐसी है। पहले हम यूं गए, एक बार यहां पहुंचे, दोबारा स्टार्ट हुई यहीं पर से, फिर यहां पहुंचे। नाउ ये हमारी कंडीशन है, ये हमारा क्या है, भी पाथ है, 2 बार हो रखा है, ठीक है, यूं करके, दिस इज माई पाथ, यानी पाथ क्या है मेरा, कुछ इस तरीके से है, यानी 2 बार मैं ऐसे घूम रखा हूं। तब क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं 2 बार घूम रखा हूं तो यहां पर इस इंटीग्रेशन में जो लिमिट आ जाएगी वो कहां से कहां आएगी, 0 से 2 पाई नहीं, देखो एक बार घूमने में कितनी आती है, 0 से 2 पाई, मैं 2 बार घूम गया तो लिमिट कहां से कहां आएगी, 0 से 4 पाई। तो इस केस में जो लिमिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 से 4 पाई हो जाएगी। तो 0 से अगर 4 पाई लिमिट होगी तो यहीं से स्टार्ट कर दूं मैं, देखो कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, दिस इज इक्वल टू, देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आ गया, नीचे 2 पाई आया, और इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, यहां 0 से 4 पाई हो जाएगी और इंटू कितना हो जाएगा, ये डी फाई हो जाएगा। तो यहां से इस केस में मेरे पास बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई, सॉरी 2 पाई इंटू कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, 2 पाई इंटू कितना आ गया, 4 पाई, इस पाई से ये पाई कैंसिल, इससे कितनी बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल। तो यहां से मेरे पास क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ म्यू 0 आई आ गया, कितना आ गया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू 0 आई, यानी 2 बार घूमना है। अगर मेरा पाथ 2 बार ऐसे घूम गया, यानी यहाँ पर 2 रिंग है, ठीक है, मैं ऐसे चलना स्टार्ट हुआ, फिर एक बार चला, फिर दूसरी बार चला, तो उसका लाइन इंटीग्रेशन कितना होगा, उस पाथ के अलॉन्ग लाइन इंटीग्रेशन कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, वो ट्वाइस हो जाएगा। अगर मैं 3 बार घूमूंगा तो थ्राइस हो जाएगा, 4 बार घूमूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर मैं n टाइम घूमूंगा तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां पर कितने लूप हो, n लूप हो, ठीक है, ओके, फॉर n लूप तो क्या हो जाएगा, देखो फॉर n लूप जो लाइन इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, अलोंग n लूप, लाइन इंटीग्रेशन, तो ऐसे लिख के चलो, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ b अलोंग n लूप, कितने लूप है, n लूप है, ठीक है, और कैसे क्लोज है, n क्लोज लूप कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ओवर n लूप, तो यहां पे लिखना रहने दो, तो दिस विल बी इक्वल टू b डॉट डी एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n म्यू नॉट आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n म्यू नॉट आई। ओके, क्लियर है बात आपकी, मतलब जो भी है क्लियर हो गया ना इतना। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़े ना, अब यहां पर एक और लगाओ, इफ अगर ऐसा बोलो, देखो हर केस में क्या है, अभी तक जो वायर है वो लूप के अंदर से होके जा रहा है, कहां से होके जा रहा है, अंदर से होके जा रहा है। एक चीज और, ये वायर इसके सेंटर से ही होके जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। अगर एस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है तो ये वायर आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि वायर कहां है, लूप के बाहर है, तब लाइन इंटीग्रेशन कितना होगा, इफ वायर इज आउटसाइड द लूप, इफ वायर इज आउटसाइड द लूप, ठीक है, आउटसाइड द लूप, अगर जो वायर है वो कहां है, लूप के बाहर है, देन व्हाट विल
be the line integration of magnetic field, line integration of magnetic field along this loop, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, डायग्राम बनाता हूं फिर समझाता हूं। देखो कुछ ऐसा केस है, अज्यूम करो कि ये मेरा वायर है, इस तरीके से, और जेड एक्सेस के अलॉन्ग है। किसके अलॉन्ग है ये? अलॉन्ग जेड एक्सेस, ठीक है। और इसमें आई करंट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। और अज्यूम करो ये क्या है? मेरा एक्स एक्सेस है, ठीक है। और यहाँ मैंने लूप बना दिया एक इस तरीके से, दिस इज माई लूप। ये क्या है? मेरी लूप है, ठीक है। और इसमें इस तरीके से मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। देखो लूप अलग है और ये मैग्नेटिक फील्ड अलग है। देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके कारण। अब मुझे फाइंड करना है कि उस मैग्नेटिक फील्ड का इस लूप के अलोंग जो लाइन इंटीग्रेशन है वो कितना होगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं किसकी बात करूं, एक पर्टिकुलर एंगल फाई की बात करूं, क्योंकि फाई तो वेरी कर रहा है। अगर मैं फाई की बात करूं, इनिशियली फाई कितना है इसका, तो लेट अस से माना यहां से स्टार्ट हुआ, मैं तो यहां से स्टार्ट हुआ, तो इनिशियली फाई कितना है? तो इनिशियली फाई इज लेट अस से फाई 1। इनिशियली फाई कितना है? फाई 1 है। और जो फाइनल फाई है वो ये है, यानी मैक्सिमम फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये होगी। और फाई कहां से मेजर करते हैं हम? एक्स एक्सेस से मेजर करते हैं, तभी मैंने एक्स एक्सेस इधर की ओर लिया। तो दिस इज माई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो लेट अस से दिस वन इज फाई 2। ये कितना है मेरा? फाई 2 है। देखो पहले कहां जाऊंगा मैं? फाई 1 से फाई 2 जाऊंगा, फिर कहां आऊंगा? फाई 2 से फाई 1 आऊंगा। अगर मैं ये फाइंड करूं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2 देन फाई 2 टू फाई 1, देन दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। क्यों? मैं जितना गया उतना ही क्या हो गया? वापस आ गया। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 0। एंड टोटल एंगल कितना डिस्प्लेस हुआ? मैं 0 हुआ ना, मैं जितना गया और उतना ही क्या आ गया? वापस आ गया। तो दिस डी फाई या इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी फाई विल बी इक्वल टू 0, यानी ये चीज क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। अगर ये चीज 0 हो गई है तो इसका मतलब जो मेरे पास लाइन इंटीग्रेशन, देन जो मेरा लाइन इंटीग्रेशन अलोंग ए क्लोज पाथ सी बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? उसका आंसर 0 हो जाएगा। यानी अगर हमें ये चीज निकालनी है, यानी ये चीज सही जो मैंने अभी तक लिखी कि बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज पाथ ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 आई, तभी पॉसिबल है जब जो वायर है वो किसके अंदर से जा रहा होगा? उस लूप के अंदर से जा रहा होगा। अगर वायर उस लूप के बाहर से जा रहा होगा, जैसे इस केस में जा रहा है, तब इसके अंदर तो इसके अलोंग जो लाइन इंटीग्रेशन होगा उस वायर के मैग्नेटिक फील्ड का वो कितना होगा? 0 होगा। तो जो मैंने लिखा अभी तक उन इक्वेशन को मैंने कुछ नाम देना चाहिए था। इससे ठीक पहले जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ना ऐसे, तो उसको इक्वेशन 1 2 कुछ ऐसे बोल दो, ठीक है, अपने मन से। अब मैं लिखना भूल गया तो भूल गया। सो वी कैन राइट, तो यहां एक बार लिखूं, आप पहले वर्डिंग लिखो तो कुछ, तो हाँ ऐसे लिख के चलो। सो वी कैन से दैट द फॉर्मूला कौन सा वाला? इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 आई इज पॉसिबल only when wire is enclosed by wire is enclosed by loop, ठीक है। यहाँ पे क्लोज लूप लिखो, क्लोज लूप, ठीक है। जो वायर है उसको किसने इनक्लोज किया होगा? क्लोज लूप ने इनक्लोज किया होगा इस तरीके से। ये इस केस में ये आंसर हमारा नहीं निकल के आएगा। यानी ऐसा ही बोल सकते हैं कि करंट इज इनक्लोज्ड बाई लूप भी बोल सकते हैं।
अगर वायर इज इनक्लोज्ड बाय लूप है, इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, और वी कैन से करंट इज इनक्लोज्ड बाय लूप, करंट इज इनक्लोज्ड बाय लूप। तो इसी फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई इनक्लोज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये क्या है, कंप्लीट फॉर्मूला है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज कर्व के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऐसे इसमें डबल स्टार लगा दो, ठीक है। और इसको देखकर आप कुछ चीजें बोलने की कोशिश करोगे कि दिस इज ऑल्सो ये एम्पियर्स लॉ। अभी उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एम जो है वो अभी अलग है। यही क्या है, हमारा एम्पियर्स लॉ है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो इसलिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये चीज आपको समझ में आ रही ना, तो एम्पियर्स लॉ को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारा जो एम है वो क्या है, कर्ल ऑफ बी निकालना है। तो हमें ये चाहिए था वो निकालने के लिए, तो हम ये लाए। ओके, क्लियर है इतनी बात। नाउ इसका मतलब ये जो मेरे पास आई इनक्लोज्ड है, ये वो करंट है जो लूप के अंदर से पास हो रही है। लूप के बाहर जो करंट है उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। ओके, तो यहां पर अगर मैं कुछ आपको इस तरीके से बताना चाहूं कि मेरे पास क्या हो कि बंडल ऑफ करंट हो, या बोल सकते हैं बंडल ऑफ वायर हो, कुछ ऐसा हो। रुको एक मिनट, पहले मिटा लो फिर बताता हूं। देखो इसका अर्थ समझाता हूं आपको मैं कि अगर मेरे पास क्या हो, इस तरीके से मान लिया कोई एक कर्व है यूं करके, ठीक है, दिस इज माई क्लोज पाथ, ओके, यूं, और यहां से करंट आई यूं करके और ऐसे बाहर निकल गई, फिर यहां से करंट आई यूं करके, फिर ऐसे बाहर निकल गई, ठीक है, फिर यहां से करंट आई ऐसे करके, फिर ऐसे बाहर निकल गई, और इनको नाम दे दो, लेट अस से दिस वन इज I1, I2, I3, और यहाँ से करंट आई यूँ करके, एंड दिस वन इज I4, यहाँ से करंट आई ऐसे करके, दिस वन इज I5। हमें निकालना है कि इस कर्व की, ये जो कर्व C है, इसके ऊपर लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी बताओ। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल लगाऊं तो दिस इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू जीरो इंटू आई इनक्लोज होता है। तो आई इनक्लोज का मतलब वो करंट, वो टोटल करंट जो इसके अंदर से पास हो रही है। कहां से, इस लूप के अंदर से जो करंट पास हो रही है वो कितनी है, देखो तो ये म्यू नॉट तो ऐसे रहा, आई इनक्लोज, क्या I4 उसके अंदर से पास हो रही है, नहीं, तो ये तो इसके कारण तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या I5 उसके अंदर से पास हो रही है, आंसर नहीं, तो I5 के कारण भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस कितना आ जाएगा, I3 आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आया मेरे पास, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू कितना आ गया, I1 प्लस I2 प्लस कितना आ जाएगा, ये I3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इनक्लोज करने का मतलब समझ में आया, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ओके, नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा बोलो, लेट अस अज्यूम मेरे को करंट अभी एक मोस्ट जनरल केस में दे रखी है। देखो मोस्ट जनरल केस क्या हो सकता है कि करंट किसी एक वॉल्यूम से पास हो रही है, ठीक है, ये तो क्या हुआ कि करंट एक वायर में पास हो रही है, या क्या हो सकता है करंट किसी सरफेस में पास हो रही है। और मोस्ट जनरल केस क्या हो सकता है, करंट किसी वॉल्यूम से पास हो रही है, वही तो मोस्ट जनरल हो सकता है ना, ठीक है। 3 डायमेंशन इज द मोस्ट जनरल केस, तो 3 डायमेंशन मतलब वॉल्यूम। तो मान लिया करंट किसी वॉल्यूम से पास हो रही है, और जब भी करंट किसी वॉल्यूम से पास होती है तब हम करंट को किसके टर्म में लिखते हैं, करंट डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं, या बोलते हैं वॉल्यूम करंट डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं। तो अज्यूम करो कि लेट J इज द वॉल्यूम करंट डेंसिटी, अज्यूम कर लिया हमने, लेट J इज द, J वेक्टर इज द वॉल्यूम करंट डेंसिटी। ये क्या है, हमारा वॉल्यूम करंट डेंसिटी है। जो J है मेरे पास वो क्या है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी है। देन करंट इज गिवन एज, देन करंट enclosed is given as जो यहां पर जो I enclose है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, मैंने पढ़ा हुआ है कि दिस I enclose is equal to इंटीग्रेशन J डॉट DA, ठीक है। क्या आता है हमारे पास, J डॉट DA एंड ओवर ए सरफेस S, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये है कि सरफेस कौन सा होगा, ये वो सरफेस है जिसको क्या कर रखा है, इस लूप ने, जिस लूप के अलोंग हमने ये लाइन इंटीग्रेशन फाइंड कर रखा है,
इस लूप ने इस सरफेस को कवर कर रखा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहां पर हम लिखेंगे, लिख के चलेंगे एज इज सरफेस कवर्ड बाई लूप। ठीक है, जो लूप है इस लूप ने क्या कर रखा है, इस सरफेस को कवर कर रखा है। ठीक है, और उसके ऊपर हमने क्या निकाल दिया, सरफेस इंटीग्रेशन निकाल दिया, जहां हमारे पास क्या है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी कितनी है, जे है। तो यहां पर मैं आई इंक्लूड जो क्या पुट कर सकता हूं, ये पुट कर सकता हूं, नहीं पुट कर सकता? आंसर है हाँ जी, पुट कर सकता हूं। तो कर दो फिर पुट। देखो, तो इसको उठा कहां पुट करो, इधर पुट करो। तो ये क्या आ गया मेरे पास, देखो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, दिस वन इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ कितना आया, ये म्यू आया, और आई इनक्लोज की जगह ये पुट कर दो, कितना है मेरे पास, देखो इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस एंड दैट इज जे डॉट डी ए, ऐसा कुछ आया। ओके, नाउ इसे कुछ इक्वेशन नंबर 1 पहले हो गया ना, इसको 2 बोल दो, इसे क्या बोल दो, 2 बोल दो। नाउ सिंस वी नो फ्रॉम कर्ल थ्योरम, तो कर्ल थ्योरम से क्या पता होता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर ए डॉट डी एल इज इक्वल टू ओवर ए क्लोज सरफेस सी, सॉरी ओवर ए क्लोज कर्व सी इज इक्वल टू कितना होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ए डॉट डी ए। यहां पर जो सरफेस एस है उसको इस कर्व ने क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है। ठीक, क्लियर बात? तो इसकी जगह यहां पर जो ए है, ए की जगह यहां कितना है, बी है। तो इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई कर सकता हूं मैं, तो इक्वेशन 2 में ये जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, देखो नाउ इक्वेशन 2 बिकम इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा क्या, दिस इज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, ये आएगा मेरे पास कितना, डेल क्रॉस ए, सॉरी ए की जो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये डेल क्रॉस बी और डॉट कितना आ गया, डी ए आ गया, और दिस इज वेक्टर, दिस इज इक्वल टू अगेन सरफेस एस। तो ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, और म्यू नॉट को अंदर ले दो, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको अंदर ले सकते हैं हम। तो म्यू नॉट इंटू कितना आया, जे आया, और डॉट कितना आया, डी ए आ गया। देखो दोनों जो सरफेस एस है वो सेम है, तो उसको कह सकते हैं, और डी ए है, यहाँ भी डी ए है, यानी सेम वॉल्यूम एलिमेंट के अबाउट क्या कर रखा है हमने, इंटीग्रेशन कर रखा है। तो इसका मतलब दिस थिंग विल बी इक्वल टू दिस थिंग, तो दिस गिव्स अस, सो वी कैन राइट, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट इंटू जे आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी निकल के आ गया। एंड यू हैव टू रिमेंबर इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि डेल क्रॉस बी कितना होता है मेरे पास, म्यू नॉट इंटू जे के बराबर होता है, जहां जे क्या है, हमारी करंट डेंसिटी है, या बोल सकते हैं वॉल्यूम करंट डेंसिटी है। क्लियर हुई इतनी बात, आई होप हो गई होगी। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, कर्ल ऑफ बी निकल के आ गया। मशक्कत लगी थोड़ा बहुत, थोड़ा परिश्रम लगा, लेकिन जो फल मिला वो क्या था, मीठा था। ठीक है, ओके, तो इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपसे क्या करना है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, और इससे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा वाला है, ये वाला है, क्योंकि ये क्या है, एम्पियर्स लॉ है, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ आज का जो दूसरा एम है हमारा, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी। हिंट डालो, डाइवर्जेंस ऑफ बी। तो ये चीजें मिटा दूं यहां पर, देखो सबसे पहले आपको मैं एक काम दे रहा हूं, फटाफट करो, कॉपी निकालो, और उसमें जो फर्स्ट हमने ड्रॉ किया था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का स्केच बना के दिखाओ मेरे को, फटाफट बनाओ। हमने थोड़ी देर पहले बनाया है, आधा घंटे पहले बनाया है, बनाओ दोबारा। जब तक स्केच बनता है ना आपका, मैं इसमें इंक भरता हूं। ओके, तो स्केच बनाओ, और उस स्केच की हेल्प से एक बार बताने की कोशिश करो जो इसका डाइवर्जेंस होगा वो क्या होगा। बस इतना बताना आपको, जीरो होगा या फिर नॉन जीरो होगा, सिर्फ स्केच बनाना है। ठीक है, स्केच बनाओ उसका, और उसके लिए फिर बताओ कि उसका नॉन जीरो होगा, जीरो होगा। जैसे कर्ल के लिए बताया था ना, कि कर्ल का हमने बता दिया था कि कर्ल कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। तो उस तरीके से डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा या फिर नॉन जीरो होगा, ये आपको बताना है, डायग्राम देख के बताना है, बस हो गया। ठीक है, बस उतना बता दो, समझ लो आपने एक बहुत बड़ी जंग क्या कर ली, जीत ली। ठीक, देखो ओके, नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, डाइवर्जेंस ऑफ बी, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, देखो अगेन एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है, एक वायर है यूं करके, ये वायर है, और इसमें आई करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है।
तो अगर मैं इस इनफाइनाइट वायर के मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो कैसा होगा, इस तरीके से सर्कुलर होगा, ऑब्वियस सी बात है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड, यूं करके ऐसे। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर। अगर इसको ऐसे बना सकता हूं, कैसे, अगर वायर आपकी ओर है यूं करके तो इसको ऐसे बना सकते हैं लाइक दिस, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। अब देखो इसे देखकर बताओ, इसे देखकर तो एक चीज हमने बोली थी कि जो कर्ल होगा इसका वो कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। अगर मैं ये बोलूं कि इसके डाइवर्जेंस पर कमेंट करो, इस फील्ड के डाइवर्जेंस पर कमेंट करो, यानी इस पर कमेंट करो कि डाइवर्जेंस ऑफ बी कितना होगा, ये कितना होगा। देखो हमने क्या पढ़ा था, डाइवर्जेंस ऑफ पॉइंट चार्ज पढ़ा था, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। क्यों, कैसे पढ़ा था, हमने ऐसा कुछ हमको देखने को मिला था, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। हमने बोला इसका डाइवर्जेंस तो होगा ही होगा, कैसा होगा, नॉन जीरो होगा, ऐसा बोला था हमने, क्योंकि हमको नेचर दिख रहा था उसका। अब इसका नेचर देख के बताओ इसका डाइवर्जेंस कैसा होगा, जीरो या फिर नॉन जीरो। आंसर है जीरो। क्यों, क्या दिख रहा है कुछ यहां पर डाइवर्ज होता हुआ, नहीं दिख रहा भाई, केवल क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। इसको मतलब दिमाग में बैठा लो, दिस इज वन ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल की एक इक्वेशन है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है हमारा, हमेशा जीरो होता है। इसमें जितने स्टार लगा सकते हो उतने लगा दो भाई, उतना इंपॉर्टेंट चीज है ये। और क्यों होता है, ये दो डायग्राम देख लो भाई, कहीं दिख रहा है आपको डाइवर्ज होता हुआ, नहीं दिख रहा है। तो अगर दिख ही नहीं रहा है तो कहां से है ये, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन उतना प्रूफ करने की जरूरत है नहीं। आप ऐसा डायग्राम बना दो और नीचे लिख दो कि डाइवर्जेंस ऑफ बी कितना होता है, जीरो होता है। अगर हाँ आपको मतलब जानना ही है तो फिर मैसेज करो, मैं आपको प्रूफ वैसे भेज दूंगा। ओके, क्लियर बात। तो ये क्या हो गया मेरे पास, डाइवर्जेंस ऑफ बी कितना हो गया, जीरो हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट प्रूफ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये चीज बताता क्या है भाई, ये चीज बताता क्या है। देखो यहां पर जो डाइवर्जेंस है इस पर्टिकुलर केस के लिए, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं, जो डाइवर्जेंस है वो क्या है, नॉन जीरो है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी एक पॉइंट सोर्स से ओरिजिनेट होता है, उसी को तो डाइवर्जेंस बोलेंगे ना। किसी एक पॉइंट से कुछ चीज जैसे बाहर को निकल रही है करके फुब्बारे की तरह, ऐसा हो रहा है ना, तो वही क्या हुआ, डाइवर्जेंस हुआ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो सकता है, एक सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेट हो सकता है या प्रोड्यूस हो सकता है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी पॉइंट सोर्स नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस नॉन जीरो होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पॉइंट सोर्स हो सकता है, किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो होता है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी पॉइंट सोर्स नहीं हो सकता है। तो यहां पर लिख के चलो, पहला पॉइंट लिख के चलो, दिस शो दैट मैग्नेटिक फील्ड does not have any point source, any single point source, any single point source। ओके, नाउ इसी को थोड़ा सा और व्यवहारिक भाषा में बोलूं कि इन मैग्नेटोस्टेट, जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में एक चार्ज एग्जिस्ट करता था कि सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, बट इन मैग्नेटोस्टेट मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। ये तो मतलब हुआ ना, जैसे यहां पर एक मैं प्लस चार्ज की बात कर रहा हूं तो एक अकेला प्लस चार्ज यहां एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब मैं मैग्नेटोस्टेट की बात करूंगा तो यहां मैं किसकी बात करूंगा, पोल की बात करूंगा। तो यहां पर एक अकेला पोल या फिर खाली नॉर्थ पोल और खाली साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आ रही है इतनी बात आपको, ये बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि एक सिंगल सोर्स पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब यही तो हुआ कि खाली एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पर ये भी लिखो कि सिंगल मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट इन मैग्नेटोस्टेट, ये बताता है, ठीक है, ये इसका फिजिकल मीनिंग है ये,
इन मैग्नेटोस्टेट मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यानी दो पोल होने चाहिए, ठीक है। ये इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो, अगर आप किसी मैग्नेट को बीच से तोड़ते हो, जैसे दिया होता है ना हमारे स्कूल में होता है, ये एक मैग्नेट होता है यूं करके, ठीक है, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है। इसको अगर बीच से तोड़ दो, क्या नॉर्थ अलग साउथ अलग हो जाता है? नहीं होता है। जैसे इसको बीच से तोड़ोगे ना आप, जैसे को बीच से तोड़ा आपने, दो बना दिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ, ऐसे अपने आप ही हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब सिंगल पोल कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर बात? तो ये स्टेटमेंट सॉरी इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये चीज है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। देखो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मेरे पास ये है कि सिंस वी है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0, एक काम करो, इसको किसी एक वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग इट ओवर ए वॉल्यूम वी, ओवर ए वॉल्यूम v, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इधर का इंटीग्रेशन 0 रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखो अगर मैं इसको किसी एक वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर क्या लगाऊं? डाइवर्जेंस थ्योरम लगाऊं, तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है? तो फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम व्हाट वी हैव कि क्लोज इंटीग्रेशन, या पूछते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ए, वेक्टर, हाँ क्या आएगा, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ए ओवर ए वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट da होता है। क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट da ओवर ए सरफेस s, एंड दिस वॉल्यूम इज इनक्लोज बाय दिस सरफेस s। ओके, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको अगर मैं इससे कंपेयर कराऊं तो दिस विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस s, दिस विल बी इक्वल टू b डॉट ds, दिस इज इक्वल टू 0। एक किसका आ जाएगा मेरे पास? 0 के बराबर आ जाएगा। नाउ ये चीज क्या है? ये क्या है मेरे पास? हमने पढ़ा था कि फिजिकल मीनिंग ऑफ सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल का फिजिकल मीनिंग क्या होता है? इट रिप्रेजेंट फ्लक्स ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। तो ये क्या हुआ? फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो किसी भी एक क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो हमेशा कितना होता है? 0 होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास कोई भी एक क्लोज सरफेस है तो उस क्लोज सरफेस के अंदर जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटर कर रही होंगी उतने ही नंबर ऑफ फील्ड लाइन उससे बाहर निकल रही होंगी। हमेशा यही केस होगा जब भी हम किसकी बात करेंगे? फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस की बात करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 0। यानी जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे बाहर निकल रही होंगी उतनी ही उसके अंदर एंटर कर रही होंगी। और ये कब पॉसिबल है? जब जितना वहां नॉर्थ पोल होगा, जितनी इंटेंसिटी का वहां नॉर्थ पोल होगा उतनी ही इंटेंसिटी का वहां साउथ पोल होगा, तभी ये पॉसिबल है। तभी तो साउथ पोल में जाएंगी ना। समझ में आ रही है बात आपको? ओके, तो कुछ ऐसा केस है ये। कि मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये क्या है, कोई एक क्लोज सरफेस है यूं करके, और ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे। कैसे बनाओ यार? ऐसे समझो ना, ऐसे समझ लो। ये क्या है? एक डब्बा है ना, एक क्लोज सरफेस है या नहीं? ये ठीक है, ये क्लोज सरफेस है ना। अज्यूम करो यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकली, और ये इक्वेशन क्या बोल रही है? जितनी इससे बाहर निकलेंगी उतनी ही इसके अंदर जाएंगी। और अंदर कब जाएंगी? बाहर कहां से निकलती है? नॉर्थ पोल से। अंदर कहां जाती है? साउथ पोल के अंदर जाती है। तो इसका मतलब क्या है? अगर यहां से जितनी निकल रही है उतनी ही इसके अंदर चले जा रही है। इसका मतलब जितनी इंटेंसिटी का यहां नॉर्थ पोल है उतनी ही इंटेंसिटी का इसके अंदर क्या है? साउथ पोल भी है, तभी तो उतनी अंदर जा रही है। समझ में आई बात? तो इसलिए दिस थिंग विल बी 0। ये क्या होगा? हमारा 0 होगा। तो दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसका प्रूफ जानना है तो फिर मैसेज करो, ठीक है। और इसे प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, इन डायग्राम से हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भैया, इसको याद रखो। और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और ये तो है ही, ये मिट गया जो। ओके, अब ये क्या हो गया? हमारा खत्म हो गया। दिस इज डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज ओवर नाउ। ओके, अगर आपने ध्यान से सुना हुआ है ना, जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, कितने बात? तो जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? एम्पियर्स लॉ। और उसके बाद क्या करेंगे? धड़ाधड़ एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन करेंगे, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।